दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। हर घर वो शुभ अग्नि जलती वो उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिम गगन व्याप्त हुआ अधिकार हमारा। इन तह की छाती को चीर कर चमका इस हिंदुस्तान हमारा, क्वेश्चन चमका आएंगे हिंदुस्तान हमारा। उनके लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहले जो प्रश्न है वो वर्त के बारे में। वर्त, तो ध्यान रखें, जो गोलाकार आकृति होती है उसे वर्त कहा जाता है। इस वर्त पर यदि मैं कोई ऐसे लाइन खींचूं, इसे कहा जाता है स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, और इसकी संख्या होती है अनंत। अनंत यानी किसी भी वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला प्रश्न यह है। प्रश्न आ जाए वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम कह सकते हैं अनंत। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये मान लीजिए हमारे पास में वर्त है और इसके केंद्र बिंदु से इनके बीच की दूरी कहलाती है आर। इस आर को कहते हैं त्रिज्या, जिसे रेडियस कहा जाता है। जब त्रिज्या को डबल कर देते हैं तो हमारे पास में ये पूरा का पूरा कहलाता है इसका डायामीटर, यानी व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अब चलिए त्रिज्या और व्यास में हम कहें कि क्या संबंध होता है, तो जब मैं आर को डबल कर देता हूँ, आर को दो यानी डबल कर देता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ गया? व्यास आ गया। व्यास आ जाता है। अब बस इसी में से ही प्रश्न एक तो यह आता है कि व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। व्यास का जो फॉर्मूला होता है डायामीटर का, वो होता है 2r। अब प्रश्न में अगला करेगा क्या? या तो आपको कहेगा कि एक वर्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या दे देगा आपको, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, जो भी है, उसका व्यास बताइए। या तो त्रिज्या देके व्यास पूछेगा या व्यास देके त्रिज्या पूछेगा। तो अगला कह रहा है एक वर्त जिसकी त्रिज्या का मान 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास का मान बताइए। तो हम कह सकते हैं व्यास बराबर होता है 2r। तो मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में मान आता है 4 सेंटीमीटर। तो यह आता है प्रश्न में, देखना मीटर दिया हुआ है या सेंटीमीटर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बात याद रखना, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी हम कहें त्रिज्या का दुगुना। देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, दुगुना। तो इसको लिखेंगे कैसे? व्यास बराबर त्रिज्या का मतलब गणित में होता है गुणा, दुगुना का मतलब होता है 2। तो मेरे पास में क्या आ गया? यहाँ पे हम कहेंगे व्यास बराबर 2r, या r गुणा 2 भी है, लेकिन ये अच्छा सूत्र नहीं लगता है, सूत्र देखने में यह सही लगता है। तो यह फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार का आता है। मान लीजिए ये व्यास है, तो इसका जो चारों ओर की जो परिधि होती है, इसका चारों ओर का जो भाग होता है वो परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? ये चारों ओर का वर्ताकार पथ कहलाता है परिधि। और परिधि एक्चुअल में होती क्या है कि जब मेरे पास में यह है व्यास, क्या है? व्यास, और इसके चारों तरफ जो घेरा बनाते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं पाई। तो मेरे पास में परिधि आएगी 2πr। क्या आएगी? 2πr। तो वर्त की जो परिधि होती है उसका मान होता है 2πr। अब देखो प्रश्न में क्या करेगा? परिधि बराबर 2πr होता है, चाहे ऐसे लिखे या इस प्रकार लिखे। तो इसको देखिए किस प्रकार से कहेगा। या तो वो पाई का मान तो प्यारे बच्चों फिक्स होता है, 22/7 होता है, ये ध्यान रखें। 22/7 पाई का मान निश्चित होता है। या तो वो आपको परिधि देगा और त्रिज्या का मान पूछेगा, या त्रिज्या देकर परिधि पूछेगा। अब चलिए प्रश्न क्या है। प्रश्न इस प्रकार से है। एक
वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, तो त्रिज्या का मान बताइए। त्रिज्या का मान बताइए। त्रिज्या का मान बताइए। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, वर्त की परिधि है 44 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? यानी फॉर्मूला हमारे पास में है परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर। इसका मतलब परिधि मेरे पास में है प्यारे मित्रों 44, और त्रिज्या का मान पूछ रहा है, तो 2 पाई गुणा आर। अब आप समझ गए होंगे। इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में 44 बराबर आता है 2 पाई गुणा आर। 44 को यहीं रहने देना है, 2 गुणा 22/7 और इंटू में आर। अब हम इसमें आर का मान चाहिए। जब भी आर का चाहिए तो ध्यान रखें, ये जो बट्टा वाला है वो इधर चला जाएगा, और इसके आर के पास वाला जो मान है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 44 गुणा 7 बट्टा 22 गुणा 2। तो 22 को कटेगा ये 2 बार, 2 से 2 को काट दिया तो मेरे पास में आएगा 7 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर। चलिए एक यह टाइप का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार का बनाता है अगला? यदि यदि वर्त का व्यास, वर्त का व्यास, वर्त का व्यास, अगला कहे वर्त का व्यास जो है वो आपके पास में 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि क्या होगी? वर्त की परिधि, परिधि तो देखो परिधि पूछी है, तो परिधि का सूत्र हमें पता है। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब हमें चाहिए आर का मान, यहां पर दिया है व्यास का मान। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम? हमें पता है व्यास का, अभी हमने फॉर्मूला काउंट किया था, व्यास का जो मान आता है वो होता है 2r। तो मेरे पास में व्यास का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 42, और यहाँ पे दिया है 2r। मुझे चाहिए r का मान, तो ये 2 इसके नीचे जाएगा, 42/2 बराबर क्या आ जाएगा? 21। अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। r का मान लिख के, तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 22/7 गुणा 21। 7 को इससे काटेंगे तो ये 3 बार आसानी से कट जाएगा। फिर 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 आता है, और 44 को 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, और ये मेरे पास में आ जाता है सेंटीमीटर। यदि प्रश्न में सेंटीमीटर है, आंसर सेंटीमीटर में होगा। यदि प्रश्न में मीटर है तो आंसर मीटर में होगा। तो चलिए वर्त से संबंधित यही पूछे जाते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सरल ब्याज। सरल ब्याज। आज के इस टॉपिक के अंदर हम यही चाहेंगे कि एनानिमस के अंदर जो महत्वपूर्ण गणित के फैक्ट होते हैं उनको लेके आएं। सरल ब्याज, प्यारे बच्चों देखिए क्या होता है, ब्याज क्या होता है वो निकालना। तो सरल ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है समुंदर बट्टा 100। समुंदर बट्टा 100। स का मतलब होता है समय, मै का मतलब होता है मूलधन, मूलधन, और दर का मतलब होता है दर। बट्टे में आ जाएगा 100, तो मेरे पास में आ जाएगा सरल ब्याज। तो यह फॉर्मूला याद रखिए, समुंदर, समय, मूलधन और दर। अब समय टाइम होता है, दर प्रतिशत में होती है, मूलधन होता है हमारा अमाउंट। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए 10% की दर से दिए, ब्याज पर दिए, तो बताओ मुझे कितना ब्याज मिलेगा। तो चलिए यह फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, समय गुणा मूलधन गुणा दर बट्टा 100। तो इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार से है,
अंजू कैलाश को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर देती है। 10% ब्याज पर देती है तो ब्याज कितना होगा? 10% दर पर देती है, यानी ब्याज दर, देखिए ब्याज दर पर देती है तो ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये जो पैसे होते हैं वो मूलधन होता है, ये समय होता है, और ये हमारे पास में जो है वो ब्याज की दर है। तो अगला कह रहा है ब्याज कितना मिलेगा। तो समुंदर समय कितना है? 2, मूलधन कितना है? 5,000, और दर कितना है? 10। यहाँ पे मैं 100 से गुणा कर दूंगा, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास में आंसर में जो आएगा वो आएगा 50 को 10 से गुणा किया 500, 500 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास में आ गए 1,000 रुपये। तो 2 साल में उस व्यक्ति को 5,000 पर 10% के हिसाब से 1,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो यह प्रश्न आप ध्यान रखें। चलिए आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। बोधू सिंह 100 रुपये प्रदीप को 1 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पे देता है, ब्याज दर पर देता है, तो सरल ब्याज कितना होगा? सरल ब्याज कितना होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था। यदि हमारी एनएनएमएस एग्जाम में आ जाता और हम इसको गणित समझ के, हार्ड समझ के छोड़ देते थे तो माइनस में। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जितने प्रश्न थोड़े टफ आएंगे और हम आसानी से कर लेंगे तो यहाँ पर हम बढ़त की ओर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 40% नंबर तो लाना जरूरी है 180 में से, लेकिन उनमें मेरिट में भी बनाए रहना जरूरी है। नागौर जिले में लगभग 300 बच्चों को एनएनएमएस के अंदर सेलेक्ट किया जाता है, तो इन 300 में आपका स्थान होना लाजवाब है, क्योंकि आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो हम प्रश्न देखते हैं अनुपात समानुपात का। प्रश्न हमारा है अनुपात व समानुपात का। इसके बाद में आज आपको कल सुबह है एक बार आप रीजनिंग का पेपर देख लेना। आपको ज़रूर रीजनिंग का पूरा मैटर मिलेगा, जिससे आपके फिर रीजनिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अनुपात और समानुपात, चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपके प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ आ जाए 2:4 और ये 2 मिंडी, फिर आ जाए 6, इसका मतलब क्या है? चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, और यहां पे लिखा हुआ है 3। देखिए यहां पर ये जो 2 मिंडी लगी है ये दर्शाती है अनुपात को, और ये जो 4 मिंडी है वो दर्शाती है समानुपात को। अनुपात और ये समानुपात। अब इसमें होता क्या है? इसमें एक्चुअल में इस प्रकार से होता है कि ये वाला मान इस मान के गुणा होता है और ये वाला आपस में गुणा होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए ये इधर है तो इसको इधर लिखेंगे, किधर भी लिख दें। 2 3 से गुणा होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 × 3 बराबर, फिर ये जो है इसकी जगह बराबर लिखूंगा मैं, फिर इसको इससे गुणा करूंगा 6 × 4, तो यह मेरे पास में मान आएगा। तो आप समझ गए हैं। चलिए हम प्रश्न सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा, यहां पर लिखा हुआ मिलेगा 2,
यहाँ पे 6, यहाँ पे x और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको यह समानुपात का चिन्ह, फिर यहाँ पे मिलेगा आपके 12 और अगला कहेगा अक्ष का मान बताओ, अक्ष का मान बताइए। तो देखिए वही फॉर्मूला, इस प्रकार ये गुणा होंगे, ये आपस में गुणा होंगे। तो 12 गुणा 2 बराबर 6 को अक्ष से गुणा किया 6x। अब अगला कह रहा है अक्ष का मान बताओ। जब इसका मान चाहिए तो ये अकेला यहीं रहेगा, ये इसके नीचे पटक देगा इसको, तो नीचे पटकने पे ये बट्टे में आ जाएगा। तो हम कहेंगे 12 गुणा 2 बराबर 6 और यहाँ पे अक्ष 6 का 12 कटेगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो अक्ष का मान आया 4। आप समझ गए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पर एक मेरे पास में इस प्रकार का प्रश्न है, 3:6:2 अक्ष। अगला कह रहा है अक्ष का मान बताओ, अक्ष का मान। तो देखिए ये वाला इससे गुणा होगा, ये वाले आपस में गुणा होंगे। तो हम कहेंगे 3x बराबर 6 गुणा 2। मुझे अक्ष का मान चाहिए, ये इस 3 को इसके नीचे पटक देगा, तो अक्ष बराबर 6 गुणा 2/3, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। क्या आएगा? 4। चलिए हम आपको प्रश्न देते हैं। प्रश्न संख्या समस्यात्मक में दूसरा, x अनुपात 2 समानुपात 6:3। तो आपको x का मान बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जब इसका मान लिखोगे तो मुझे लग जाएगा कि आपके ये प्रश्न समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार का आता है कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ होता है A और यहाँ पे है B। दो व्यक्ति हैं A और B, इसका नाम रंगा है, इसका नाम बिल्ला है। इसके अनुपात हैं इसके 2 और 3 और कुल इसके पास में अगला कह रहा है कि हमारे पास में कुल रुपए हैं 500। कितने रुपए हैं? 500। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे पास में 500 रुपए हैं और ये रंगा और बिल्ला गलती से मेरे काम पे आ गए और ये कह रहे हैं कि हमें रुपए दो। तो आपको 2 और अनुपात 3 में बांटना है, 2 अनुपात 3 में बांटना है। गणित में ये जो 2 मिंडी आती है वो दर्शाती है अनुपात को। किसको? अनुपात को। और ये जो 4 मिंडी है ये दर्शाती है समानुपात को। तो ये कह रहा है इसको 2 और 3 अनुपात में बांटिए। तो अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे पास में प्रश्न क्या था? ए था, एक बी था। इसके पास में 2 अनुपात 3 में राशि बांटनी है, कुल राशि है 500। अब अगला कहे कि भाई एक को कितना मिलेगा। जिसको पूछा जाए ना उसको ऊपर रखना है। तो मैं कहूंगा ए का भाग, ए का भाग। तो एक का भाग पूछा है तो एक का अनुपात ऊपर आएगा, फिर इन दोनों का अनुपात का योग आएगा। यानी हम कहेंगे a प्लस बी का मान कहाँ पे आएगा? a प्लस बी का मान नीचे आएगा, तो 5 आ जाएगा और फिर गुणा में मैं कर दूंगा 500। तो यहाँ पे 500 को जब मैं काटूंगा तो मेरे पास में आ गए उत्तर 100। 100 को 2 से गुणा किया, इसके पास में 200 रुपये आएंगे। कितने आएंगे? 200 रुपये। 500 में से 200 इसको मिल गए तो ऑटोमेटिक इसको 300 मिलेंगे। अब तो काउंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको कितने रुपए मिलेंगे। बी का भाग ज्ञात करना है तो बी का मान ऊपर रखना है। टोटल मान कितना आएगा? 5 और इसको 500 से गुणा करना है तो ये कट जाएगा 100 बार, आंसर आ जाएगा 300। तो बी को मिलेंगे 300 रुपये, ए को मिलेंगे 200 रुपये। यह आप समझ गए होंगे। चलिए मेरे पास में है ए, मान लीजिए एक पर्सन है ए बी सी और ये, इनके पास में है 2 अनुपात, यानी ए बी सी 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 अनुपात।
इनके पास में ये राशि है, ए है, बी है, वह सी है। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, इनके पास में 2 अनुपात है, 3 है, 4 है। अगला कहीं बी का मान कितना होगा, तो आपको जिसका पूछा है उसको ऊपर ले लेना, प्लस टोटल योग करके लिख देना, 4 3 7 और 2 9 आ जाएगा। तो इसका अनुपात ये होगा, और जो राशि दी गई है उसको हम गुणा कर देंगे जो राशि दी गई है। तो यह समझ गए होंगे। फिर यहां पे है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, ए व बी का अनुपात, बी का अनुपात क्रमशः है 1:2 है, तो 100 रुपये को इनमें बांटिए, इनमें बांटिए। हमें क्या करना है, बांटिए, इनमें बांटना है। तो देखो वही प्रोसेस, ए और बी लिख देना है। एक का क्रमशः का मतलब होता है लगातार, पहले वाला एक का होगा, दूसरा बी का होगा, 1:2। अब कह रहा है एक को कितना मिलेगा, तो मैं कहूँगा एक का जो भाग आएगा वो आएगा 1 का ऊपर, 2 और 1 3, गुणा में आ जाएगा 100। कितना, 100। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास में इसका जो मान आएगा वो इसका हो जाएगा। फिर बी का मान पूछा है, तो बी का 2/100 गुणा, हमारे पास में बी का 2/3 गुणा 100। इसको जो हम 3 का 100 में भाग देंगे तो जो मान आएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे, यह इसका मान आ जाएगा। चलिए यहां पर यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रश्न आता है, अनुपात हमने सीख लिया, समानुपात सीख लिया, चक्र जो साधारण व्याज है वो सीख लिया, वर्त का सीख लिया। अब नेक्स्ट है यह संरचना। यह प्यारे बच्चों कहलाता है आयत, यानी ऐसी 4 भुजा से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत कहलाती है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये आयत की होती है चौड़ाई। क्या होती है, चौड़ाई। और यहां पर हम कहें तो यह इसकी जो होती है वो होती है ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई कहीं या कुछ भी कहिए, क्योंकि सर्दी में खांसी लगना लाजवाब है, लेकिन ये खांसी हमें एनोनिमस से, आपको एनोनिमस में सफल कराने से नहीं रोक सकती। जितनी बाधाएं आती है उतनी सफलताएं शोर मचाती है। चलिए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको एक ध्यान रखना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे यह है हमारे पास में चौड़ाई, ये लंबाई। एक तो यह फॉर्मूला याद रखेंगे। एक रखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यह आयत का परिमाप होता है। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे पहला आपको कहें एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का फॉर्मूला है। अब वो डेफिनेट है, या तो आपको क्षेत्रफल देगा और इन 3 में से 2 का मान देगा, 1 का मान पूछेगा। तो चलिए क्षेत्रफल का मान इसने 22 दे दिया, लंबाई 2 दे दी, चौड़ाई पूछ रहा है।
जैसे ही आपको पता है इसको पूछ रहा है, आप इसको धक्का दे देंगे और ये इसके नीचे जाके पड़ेगा, तो 22/2 बराबर क्या हुआ, 11 सेंटीमीटर। यह इसका आंसर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न में क्या होता है, अगला कहे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 20, लंबाई इसकी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं किस प्रकार होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप इसने दिया 44, 2 लंबाई इसने दे दी 2 प्लस अगला कह रहा है चौड़ाई का मान बताओ। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमारे पास में यह आ जाता है 44 बराबर, यह पूरी राशि इससे गुणा होगी तो 4 प्लस 2 गुणा चौड़ाई, क्या आएगा, 2 गुणा चौड़ाई। तो अब हम कहेंगे ये जो 4 है वो इधर जाएगा तो 40 में से -4 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 गुणा चौड़ाई। अब देखिए 2 गुणा चौड़ाई हमारे पास में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न किस टाइप के आते हैं। एक आयत की, नेक्स्ट प्रश्न है आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा। तो परिमाप प्यारे बच्चों हमारे पास में होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यह मेरे पास परिमाप होता है। तो मैं कहूँगा 2 प्लस 10, हमारे पास में कितना मान है 10। तो 10 और 2 कितने हुए 12, और 10 2 हमारे पास में 12 हो गए। 12 को 2 से गुणा किया तो 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार का है, घातांक से करनी से संबंधित। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न इस प्रकार का आ जाता है, एक की घात x और इसकी घात y, यानी a समान है, घात समान हो भी सकती है नहीं भी, तो इसका मतलब यह होता है a, यह x अपनी जगह रहेगा, y ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे आपको दे 5 की घात 4 डिवाइड 5 की घात आपके पास में दे दे 3, तो बताइए इसके मान कितना होगा। तो हम कहेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दे, तो इसको जब हम कल हल करेंगे तो 5, तो मैंने कहा 1 का मान क्या है, 5 का मान है, और यहाँ x है 4 का, तो मैं लिखूंगा 4, और ये 3 ऊपर जाएगा -3, तो 4 में से 3 गया तो मेरे पास में आ गया 5 की घात 1, इसका मतलब 5 आ जाता है। कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। चलिए आप खुद इसको सोल्व करके बताइए। समस्यात्मक प्रश्न नंबर 3, समस्यात्मक प्रश्न नंबर 3 है 2 की घात 8 बटा 2 की घात 6, इसका मान क्या आएगा। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से भी आता है, a की घात x गुणा a की घात y, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पे एक को कॉमन ले लेना है, और जब गुणा होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और बट्टे में होने पे माइनस होती है। जैसे आपको कहे 5 की घात 7 और यहाँ पे गुणा 5 की घात आपके पास में दे दे -5,
बताओ इसका मान कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 और यहाँ पे 7 है ही, माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन हम जोड़ेंगे तो भी ये माइनस वाला चिन्ह है, -5। 5 बर का स्क्वायर 2। अब ये कह रहा है मुझे 2 बार गुणा करो, यानी 5 गुणा 5 लिखो मुझे, तो आंसर आएगा 25। तो यह आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। जैसे आपके पास में दे दे 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 6, यानी गुणा 2 की घात -5। बताओ कितना मान होगा। देखो सब में 2 बराबर आ रहा है तो 2 लिख देना। फिर ये घातों का जोड़ होता है तो 1 + 3 + 6 -5। अब माइनस का हम जोड़ प्लस वाले को पहले कर लेते हैं। 2 की घात 6, 3 और 1 10, इसमें से -5 गया तो हमारे पास में आ जाएगा 2 की घात 5। अब या तो ये आंसर मिला सकता है या इस प्रकार, ये कह रहा है मुझे 2 कह रहा है मुझे 5 बार गुणा करो, तो हम इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32। तो हमारा आएगा आंसर 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। यदि एक की घात ब्रैकेट लगा के 0 कर दे, ऊपर 0, तो इसका मान 1 होता है। जैसे आपको कही 25 की घात 0, इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, 25 नहीं होगा। यदि 25 की पावर में 1 है तब इसका मान 25 होता है, इसका मान 1 होता है, 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 25 की घात 0 लगा दिया और आपको कही कितना मान है, आप 0 लिख दो, गलत होगा, इसका मान 1 होगा। तो यह करणीय घातांक से संबंधित आप समझ गए होंगे। और यह भी प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यह जो चिन्ह होता है वो रूट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रूट को दर्शाता है, वर्गमूल को। किसको, वर्गमूल को दर्शाता है। अब हम जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं, 2 + अक्ष बराबर 10, तो अक्ष का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई राशि, यानी समीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है ये वाला होता है बायां, ये वाला होता है दायां। तो बायां भाग और दायां भाग समीकरण में बराबर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा यह मान मेरे पास में क्या आता है कि अक्ष और वाई वाला एक तरफ और संख्याएं एक तरफ लिखी जाती है। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए ये 2 जब इधर जाएगा, जब भी कोई प्लस वाली राशि बराबर के उधर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, और माइनस वाली जाती है तो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं यदि इसके मान को देखूं तो देखिए अक्ष का मान है 10 - 2 बराबर में आएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, आपको दे दे 2x + 6 बराबर 8। अगला कही अक्ष का मान बताओ। तो देखिए अक्ष का मान पूछ रहा है इसका 2x का, तो ये 6 इधर जाएंगे तो 8 प्लस के 6 हैं तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो 2x बराबर 8 में से 6 गए 2, और अक्ष बराबर मेरे पास में 2/2 बराबर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे गणित से संबंधित प्रश्न जो बहुत बार पूछे जाते हैं। अब लास्ट हमारे पास में एक कंसेप्ट आता है त्रिभुज से संबंधित। लास्ट हमारे पास में जो रहता है वो रहता है त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास में त्रिभुज हैं इनके तीनों कोणों का मान हमेशा होता है जैसे एक्स, वाई और जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, यह ध्यान रखें। अब यदि आपको क्या करेगा, वो अगला 2 त्रिभुज का मान दे देगा और कहेगा इसका मान बताओ। तो चलिए देखते हैं। यहां पर मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको एक त्रिभुज दिया है
इसका मान इसने दे दिया 60 डिग्री, इसका मान दे दिया इसने 60 डिग्री, तो बताओ इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे हमें पता है ये मान, तीनों मान 180 होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, देखिए 180 में से आप माइनस कर देना इन दोनों को जोड़ के, जो अंदर वाला मान दिया है उन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देना, तो 60 को 60 में जोड़ेंगे तो 120 आते हैं। जब 120 को 80 डिग्री में से घटाते हैं तो हमारे पास में उत्तर आता है 60 डिग्री। क्या आता है, 60 डिग्री आता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए प्रश्न सोल्व करते हैं। एक त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे हम बात करें क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई हाइट। ऊंचाई को कहते हैं हाइट। तो 1/2 गुणा 2 गुणा 4। आधार का मान कितना है 2, ऊंचाई का मान है 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आज ये गणित के प्रश्न आपके कल एनएनएमएस के एग्जाम में बहुत उपयोगी और वरदान साबित होंगे। और अब हम विदा लेते हैं कि कल आप जो एनएनएमएस का पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, तो आप बड़े धैर्य और साहस के साथ करके आएँ। और एक बात ध्यान रखें, आपको पेपर का पैटर्न कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना है जनरल जो विज्ञान है उसको विज्ञान, नंबर 2 पे आपको कर देना है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी चाहे तो आप सामाजिक विज्ञान या विज्ञान दोनों में से किसी को भी प्रश्न है, सबसे पहले इन प्रश्नों को सोल्व करना। फिर जैसे ही आप ये 70 नंबर के सवाल होते हैं, इनको सोल्व कर दिया, फिर आप ओएमआर शीट में पहले एक बार इन 70 के ऑप्शन है वो भर देना। फिर इसके बाद में आपको लेना है नंबर 3 पे रीजनिंग। रीजनिंग के सवाल हैं वो 90 होते हैं। फिर रीजनिंग के जैसे ही प्रश्न को आप करते हैं तो इनको बाद में इनके साथ में भर देना, यानी पहले विज्ञान और फिर सामाजिक का पहले आप इन दोनों को ही लेना पोर्शन को, इनको करने के बाद में इनके ऑप्शन भरना, फिर रीजनिंग करके इनके, फिर लास्ट में लेना है आपको गणित। गणित आपको लास्ट में लेना है। गणित के 20 सवाल हैं। और एक बात ध्यान रखना, जिन प्रश्नों में आपको लगता है 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है तो इन प्रश्नों में आप तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक प्रश्न में 3-4 मिनट लगा रहे हैं तो आप एनएनएमएस के कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। ये ध्यान रखें। और पूरे के पूरे 180 प्रश्न करके आना, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत प्रश्न पे अंक नहीं कटेगा। और एक बात ध्यान रखना, एक जैसे आपके ओएमआर शीट हैं इस प्रकार के गोले बने हुए रहेंगे, इस प्रकार के। यहाँ पे लिखा रहेगा मान लीजिए 42 नंबर, और यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4। तो आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, ये 42वें प्रश्न में कौन सा आंसर आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि 3 है, तो इस 3 वाले को ही कंप्लीट क्या करना है, यानी गोला काला करना है। आप परीक्षा में नीला बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन ले जा सकते हैं, यानी काला पेन ले जा सकते हैं। नीला या काला किसी से भी आप गोले को भर सकते हैं, ध्यान रखें नीला या काला, लेकिन आप अपनी परीक्षा में दोनों ही पेन साथ में लेके जाना। और ध्यान रखना, परीक्षा में जब आप जाओ तो एकदम नया पेन मत ले जाना, और तीखी गुड़ी वाला सुई वाला पेन मत ले जाना। ऐसा पेन ले जाना जो स्पीड से चले और एक ही बार में थोड़ा सा का अभ्यास करने से गोला पूरा भर जाए, यानी समय आपको बचाना है। जो गोले आप भरते हो उसमें थोड़ी एक आप स्पीड भी रखना, ऐसा नहीं हो धीरे धीरे करने लग जाओ तो एक प्रश्न में आपको 1 मिनट मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे, टोटल 180 प्रश्न आएंगे। फिर यह आप पे डिपेंड है आप किस प्रकार से पेपर सोल्व करते हैं।